नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम कक्षा 10 की क्षितिज का 5वां पाठ जो है वो पढ़ेंगे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। ये दोनों ही कविताएं जो है वो बहुत अच्छी हैं और इनसे प्रश्न भी जो है वो अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय जो है वो हम पढ़ेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। पहले जो दूसरी किताब थी उनमें कुछ में 1896 भी लिखा मिलता है और इसमें 1899 लिखा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। यानी वो 9वीं के बाद में विद्यालय में नहीं गए। 9वीं क्लास के बाद में स्वाध्याय किया। स्वाध्याय यानी खुद ही अध्ययन किया किताबों का, और घर पर रहकर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है वो अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येयता थे। अध्येयता का मतलब पढ़ने वाले थे, अध्ययन करने वाले थे। संगीत और दर्शन शास्त्र का उन्होंने खूब अध्ययन किया है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव जो है वो डाला है। यानी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उनके ऊपर जो है वो प्रभाव डाला है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था और इसका कारण ये था कि आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। यानी उनके जीवन को दुखों और संघर्षों से भरा हुआ इसलिए माना जाता है कि एक तो वे गरीब थे, दूसरे माता पिता का निधन हो गया, फिर पत्नी का निधन हो गया और लालन पालन करने वाले चाचा का निधन हो गया, फिर इनके जो बेटे हुए उनका निधन हो गया। एक बेटी बची थी, उसका भी फिर जो है वो शादी के लायक हुई तो उसका निधन हो गया। तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने एक शोक गीत भी लिखा है जिसको हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है, सरोज स्मृति, जो अपनी बेटी के निधन के ऊपर लिखा था। तो साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत यानी लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। यानी 61 में उनका देहांत हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में वो विक्षिप्त हो गए थे। विक्षिप्त यानी पागल। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में अनामिका, प्रिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यानी इनकी कई जो रचनावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये इनके काव्य की जो है वो विशेषताएं हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त, उदात्त यानी ऊंचा, उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। उनका स्वभाव जो है वो विरोधी स्वभाव का था। ये चिड़चिड़ा हो गया था, विरोध करते थे हर बात का। वो जो भी बात गलत लगती थी उसका खुलकर विरोध करते थे। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी अनुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनकी कविता के अंदर मिलता है। यानी इनकी कविता की ये प्रमुख विशेषता है कि जो दीनहीन, गरीब है, असहाय है, उसके प्रति सहानुभूति मिलती है। और जो शोषक वर्ग होता है, जो शोषण करता है, जो शासक वर्ग होता है, जो सत्ता में अधीन होता है, उस वर्ग का ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो विरोध भी करते हैं, विद्रोह करते हैं, प्रतिकार, प्रचंड प्रतिकार जो है वो करते हैं। इनकी 2 कविताएं जो है वो शामिल हैं और दोनों ही कविताओं में इनके, जैसे पहली उत्साह कविता है जो बादल से संबंधित है। बादल इनका प्रिय सब्जेक्ट जो है वो रहा हुआ है, मुख्य टॉपिक इनका रहा हुआ है। और आह्वान गीत है, एक 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये।
कविता हमें ये पता होना चाहिए कि उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकारना, यानी पुकार रहा है, इसमें बादल को पुकार रहा है कवि कि हे बादल तुम बरसो, गरजो, घनघोर बारिश करो, इतनी बारिश करो कि जो अमीर हैं उनकी ऊंची ऊंची हवेलियां जो है वो तहस नहस हो जाए। कहता है कि उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि उत्साह कविता किसको संबोधित है, बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। देखो ये इसमें आ भी गया कि बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी इसमें दो चीज हैं। कहता है कि तुम इतना बरसो कि तुम जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, वो कम से कम उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी झोपड़ी है वो दोबारा बन जाएगी। लेकिन जो ऊंची ऊंचे लोग हैं, कहता है कि उनके प्रति क्रांति चेतना को भी संभव करने वाला है बादल जो है वो। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। अब देखिए इसमें ये दोनों चीज़ें बताई हैं कि ललित कल्पना भी की गई है कविता के अंदर और क्रांति चेतना भी इस कविता के अंदर है। कवि बादल को कहता है संबोधित करके कि तुम इतना बरसो कि इस पृथ्वी पर से सब कुछ तहस नहस हो जाए और गरीब और अमीर सब एक जैसे हो जाएं, समान हो जाएं, किसी के पास कुछ न बचे। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता में वो कवि को भी संबोधित करता है कि तुम ऐसा लिखो, ऐसा नवल लिखो जिससे कि समाज के अंदर क्रांति आए, बदलाव आए। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। ये शब्द कविता के अंदर आएंगे जो एक कवि के लिए हैं। कहता है कि जिस तरह बादल परिवर्तन कर सकता है बरस करके, ठीक उसी तरह से एक कवि भी अच्छी कविता लिख करके जो है वो समाज के अंदर बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता जो है ये फागुन के महीने की मादकता का वर्णन इसमें किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे होली का जो महीना होता है, फागुन महीना, वो एक मादक महीना होता है। उसके अंदर एक नशा होता है, वो जो हवा चलती है वो भी नशीली हवा चलती है और सब झूमने लगते हैं उस महीने के अंदर। तो उस फागुन की मादकता को इस कविता के अंदर बताया है कि अट नहीं रही है। यानी फागुन का सौंदर्य, उसकी मादकता इतनी अधिक है कि वो कहीं भी अट नहीं रही है। अट नहीं रहने का मतलब होता है समा नहीं रही है कहीं भी। कवि कहता है कि कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। पहले उत्साह कविता है, ये देखिए बादल को संबोधित की हुई है, बादल का ही चित्र इसमें दिया गया है। उत्साह शीर्षक से लिखी गई है। आह्वान गीत है, बादल को संबोधित है, फिर नीचे कवि को भी संबोधित है नूतन कविता बोलकर। नवजीवन वाले कवि, नवजीवन वाले। पहले बादल को संबोधित है कि बादल गरजो, कि बादल बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर जो है वो बादल का ही पर्यायवाची शब्द है। संबोधित कर रहा है, उसको आह्वान कर रहा है कि ओ धाराधर तुम बरसो, बरसो, गरजो, घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को घेर लो, आसमान को घेर लो, आकाश को घेर लो और फिर घनघोर रूप से बारिश जो है वो तुम करो। धाराधर बादल का पर्यायवाची है, धारा को धारण करने वाला बादल। कहता है ललित ललित काले घुंघराले, कहता है कि तुम सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसी घटाओं वाले बादल। कहता है बाल कल्पना कैसे पाले, कहता है जिस तरह बच्चा अपने मन में कल्पना पालता है, कहता है तुम वैसे हो बादल। तुम्हारे अंदर भी बच्चे की कल्पना जैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर भी। कि ललित ललित, कहता है कि तुम बहुत ही ललित हो, सुंदर हो। काले घुंघराले बालों जैसी घटाएं हैं तुम्हारे पास, और बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बालों बच्चों जैसी कल्पना पालने वाले हो।
कहता है कि विद्युत छवि उर में, कहता है विद्युत यानी बिजली, छवि यानी छवि, उर यानी हृदय में, कहता है कि बादल तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारी छाती के अंदर विद्युत छवि है, कहता है कि बिजली है तुम्हारे अंदर, शक्ति है बिजली जैसी। और कवि नवजीवन वाले, कहता है कि हे कवि नवजीवन वाले, नया जीवन देने वाले, वज्र छिपा, कहता है कि बहुत ही कठोरता छुपी हुई है तुम्हारे अंदर, वज्र छुपा हुआ है। नूतन कविता, कहता है कोई ऐसी नई कविता रचो कि फिर भर दो बादल गरजो, कहता है कि जो नया जीवन दे दे, जो खुशियां भर दे, कहता है कि हे बादल तुम ऐसे बरसो, हे कवि तुम ऐसी रचना जो है, ऐसी नई कविता जो है वो रचो। कवि कहता है कि आह्वान करते हुए कि हे बादल धाराधार ओ, कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कहता है जो बेचैन थे, जो अनमने थे, उदास थे, बुझे हुए चेहरों वाले थे, कहता है विश्व के निदाग के सकल जन, कहता है सारे विश्व के, निदाग यानी गर्मी, निदाग यानी गर्मी, सकल यानी सभी, जन यानी मनुष्य, कहता है विश्व के सभी मनुष्य जो है वो गर्मी से बेहाल हैं और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कहता है इतने में अज्ञात दिशा से जो है वो अनंत घन जो है, असंख्य बादल जो है वो उमड़ कर आते हैं, घन यानी बादल। और कहता है कि अतप्त धरा, और बरसने लगते हैं, अतप्त धरा, धरा जो है वो शांत हो जाती है, तप्त हो जाती है, और जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो, कि हे बादल इतना गरजो, इतना भयंकर गर्जन करो, और फिर इतनी तेज बारिश करो कि इस पृथ्वी के ऊपर एक समानता स्थापित हो जाए, जो गरीब है उसका भी नहीं पता चले और जो अमीर है उसका भी कुछ पता नहीं चले, समाज के अंदर जो एक विषमता है, जो एक असमानता है, वो पूरी नष्ट हो जाए। और इस क्रांति को केवल और केवल या तो कवि ला सकता है नूतन कविता करके, या बादल ला सकता है घनघोर बारिश करके। इसलिए ये एक क्रांति गीत भी है, आह्वान गीत है, क्रांति करने की बात जो है इसमें कही गई है। दूसरी जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वो है अट नहीं रही है। फागुन के महीने की मादकता का वर्णन है कि फागुन के महीने के अंदर जो सौंदर्य है, उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है, उसका जो नशीलापन है, वो इतना अधिक है कि वो कहीं भी समा नहीं रहा है, अट नहीं रहा है, और कहीं भी जो है उसकी चमक किसी भी तन से जो है वो सट नहीं रही है, कि अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है, कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। कहता है कि अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहता है इतनी अधिक मादकता है, इतनी अधिक आभा है फागुन के महीने की, कि वो किसी भी तन से, किसी भी ओर से जो है वो सट नहीं रही है, और कहीं भी वो है जो वो समा नहीं पा रही है। इतनी अधिक फागुन के महीने की आभा है, चमक है, सौंदर्य है, मादकता है। और उसके होने से, उसके होने से कहता है कि कोई भी सांस लेता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहता है पक्षियों का वर्णन बहुत सुंदर इसमें कर रखा है, प्रकृति का वर्णन कर रखा है कि पक्षी जैसे ही सांस लेते हैं, उड़ने को जब अपने पंख फैलाते हैं और उससे जो उनकी सांसें निकलती हैं, तो कहता है कि इतनी खुशबू निकलती है कि सारा घर जो है वो खुशबू से भर जाता है। कहता है उड़ने को जब वो पंखों को पर करते हैं तो सारा वातावरण सुवासित हो जाता है, खुशबू से आनंदित हो जाता है, तर हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहता है कि इस फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुषमा इतनी अधिक है कि आंख हटाना चाहता हूँ लेकिन हट नहीं रही है। अद्वितीय सौंदर्य है, देखें तो दो घड़ी देखते रह जाएं, आंख हटाने को जी नहीं करता है। कवि कहता है आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहता है पत्तों से लदी डाल, इतना प्राकृतिक सौंदर्य इतना उज्जवल हो गया है, इतना समुज्वल हो गया है कि हरे भरे पत्तों से, फूलों से डालियां जो है वो लद गई हैं, कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद मंद गंध पुष्पमाल। कहता है कि कहीं पे फूलों की जो है, जो पुष्पमाल जो है वो पड़ी हुई है, जो मंद मंद गंध देती है, गंध यानी खुशबू, मंद यानी धीरे धीरे। कहता है पुष्पमाल यानी फूलों की माला।
कहता है कि कहीं तो पत्तों से बेल जो है वो लदी पड़ी हैं, और कहीं पे वो हरी हैं, कहीं पे लाल हैं। और कहता है कहीं इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के जो है वो हृदय के अंदर जो है फूलों की माला इस तरह से लदी हुई है कि उनसे बहुत ही मंद मंद गंध जो है वो प्रवाहित हो रही है। और कहता है कि ये वातावरण, कहता है कि पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। कहता है कि शोभाश्री यानी शोभा, सुंदरता जो है वो पाठ पाठ यानी जगह जगह इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्रकृति का जगह जगह पाठ पाठ पर जो है वो शोभाश्री है। यानी सौंदर्य जो है, शोभा जो है वो बहुत अधिक है, जो पट नहीं रही है। पट नहीं रही का मतलब आ नहीं रही है उस जगह के ऊपर। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है पाठ पाठ शोभाश्री में। तो ये बहुत ही अच्छी कविता, दो कविता उत्साह और अट नहीं रही है। हम फिर पढ़ेंगे अगला पाठ, तब तक के लिए बाय।